सुमिता भागी भागी जा रही थी, जैसे किसी से मिलने को बेताब हो। उसे आज समय से पहले ही पहुंचना है। तकरीबन 8 बजे वह स्टेशन पहुंच गई। लेकिन यह क्या, आशीष भी यहाँ है। स्टेशन पहुंचकर आशीष को देखकर चौंकी। व्हाट, इतनी जल्दी आ गए? जवाब में आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम भी तो समय से पहले आ गई हो। हाँ, सुमिता के मुंह से निकला। कल संडे था, कहाँ रही? आशीष ने पूछा। कहीं नहीं। आज कहीं जाना है शाम को? नहीं। तो चले कहीं? नहीं। क्यों? आशीष बताना जरूरी तो नहीं। सुमिता उसके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी। उसे अचानक पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर पहले बहुत खुश थी। आशीष के बारे में सच जानकर कहीं उदासी फैल गई थी। आशीष भी हैरान था कि आखिर अचानक क्या हो गया। चेहरा मुरझाया सा क्यों लग रहा है। तभी ट्रेन आ गई। अंदर भीड़ समा गई। 1 मिनट में ट्रेन चल भी दी। अंदर घुसने पर गर्मी से राहत मिली। सुमिता की चोर नजरें आशीष को तलाश रही थी। बैठा होगा किसी कोने में। वैसे भी कल की नीलिमा से हुई मुलाकात का उस पर मिश्रित असर हुआ था। सिर झटक कर सामने बैठी वह नवविवाहिता को देखने लगी। लड़की गहरे गुलाबी रंग के पंजाबी सूट में थी। उसने खूब गहरा मेकअप कर रखा था। मांग सिंदूर से लाल थी। उम्र 24 के आसपास थी। कैसे इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। जब वह इस उम्र में थी तो तब उसके जीवन में नितिन आया था। तब वह मुंबई में थी। अतीत खिसक कर आगे चला आया था। नितिन का छरहरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, उस पर दूधिया रंग। लगता था कुदरत ने फुर्सत में बनाया है। उम्र कोई 26 साल। वह मास्टर्स कर रहा था। उसका सुदर्शन चेहरा आज तक यादों में बसा है। यूं ही मेट्रो में मुलाकात हो गई थी। उसका हेलो कहना मन के अंदर ऐसा उतरा कि मेट्रो में लोग पहचान गए थे कि वे दोनों कहाँ खड़े होकर बतियाते हैं। मैं और नितिन रोज मिलते। खूबसूरत बिंबों का जिक्र होता। खुशी के बीच एक ही अफसोस होता कि यह संडे क्यों आता है। वे खिलखिलाते चेहरे, लोगों को हमें प्यार में लिपटे देखते हुए मुस्कुराना, कितना मादक था सब कुछ। दोनों को लगता आसमान के परिंदे भी ढली शाम में हमें प्यार करते देख खुश हो आवाज कर रहे हैं। दोनों को लगता वे भी परिंदों के साथ अनंत आकाश की अंतहीन यात्रा में शामिल हैं। सुमिता को अच्छी तरह याद है, काम से छुटते ही भागती थी लोकल पकड़ने को। प्लेटफॉर्म के बाहर नितिन उसका इंतज़ार कर रहा होता था। लगता बरसों से वह ऐसे ही यहाँ खड़ा है, सिर्फ उसके लिए। मुस्कुराते हुए कहता कि चलो वड़ा पाव खाते हैं, एनर्जी चाहिए हम दोनों को। वह मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ती और फिर ऑर्डर दे देती कि भैया 2 वड़ा पाव तीखी मिर्ची के साथ। तब सुमिता एक शोरूम में सेल्स गर्ल थी। एक दिन वह नहीं आया। आंखें बार बार प्लेटफॉर्म पर ढूंढती। क्या करे, किससे पूछे। फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं, स्विच ऑफ। दिल धक धक करने लगा, जैसे रेल का इंजन चल रहा हो। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन और कितने ही दिन। बेमन से काउंटर पर खड़ी खड़ी ड्रेसेस खोलती, लपेटती रहती, बार बार मिस कॉल देखने को मोबाइल चेक करती। सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा था हर जगह। 3 महीने निकल गए। यूं ही अकेली सड़क पर चलती जाती, जैसे रेगिस्तान में नदी ढूंढने चली जा रही हो, अंतहीन यात्रा पर। कभी सोचती कि पता तो जरूर लेना था, कैसी बेवकूफ़ है वह, जिसे इस कदर चाहती थी। उसका पता ठिकाना तो पूछना चाहिए था। सुमिता की दशा देख एक दिन राखी ने कहा, यह मुंबईया प्यार, और वह भी इस उम्र का। यह तो ऐसा ही होता है। थोड़ा होश आने पर लगा कि राखी ठीक कहती है। उसकी खुशियों की चाबी गुम हो गई है। कब कहाँ मिलेगी कौन जाने। घर में बीमार पिता है, माँ है, 2 छोटी बहनें और एक भाई है। सुमिता घर में सबसे बड़ी है। घर का खर्च वही चलाती है। आर्थिक मजबूरी के कारण इंटर करने के बाद नौकरी करनी पड़ी।
बहनों ने भी पढ़ाई अधूरी छोड़ नौकरी कर ली थी। सुमिता 24 पार कर चुकी थी। सोचती थी माँ पिता उसकी शादी की बात चलाएंगे, परंतु घर में इस बात को लेकर कभी कोई हलचल ही नहीं हुई। किसी का कोई प्रोग्राम नहीं। रिश्ते के नाम पर सन्नाटा छाया था। सोचती कभी किसी रिश्ते नातेदार ने फ़ोन भी तो नहीं किया। सुमिता अब भी नितिन के इंतज़ार में कई बार उस रूट पर चली जाती। 3 साल पहले की तरह ट्रेन में बैठती तो आंखें नितिन को ही ढूंढती। वह पहला प्यार था उसका। फिर एक दिन उसकी मुलाकात नवनीत से हुई। पास की चौल में रहता था। वह ज़्यादा सुंदर ना था, ठीक ठाक ही था। किसी ऑफिस में क्लर्क था। दोनों का एक ही रास्ता था। प्यार का भी एक ही रास्ता होता है। नज़दीकियाँ पड़ने लगी। दोनों अक्सर बाजार में साथ साथ होते। एक रोज़ छोटी बहन राधा ने देख लिया और फिर अम्मा को बता दिया। अम्मा झोली पसार कर सुमिता के आगे खड़ी हो गई। रहम करो बेटा, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे दो, फिर प्यार की पिंगे बढ़ाने की सोचना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर अभी नहीं। तू चली गई तो कौन हमारा खर्चा उठाएगा। प्यार के सभी बिंब भर भरा कर रह गए। समझ गई रेगिस्तान में फूलों की बगिया लगाना मना है, या फिर वह खुद ही सूखा है। जिस पर प्यार के पंछी को बैठने की मनाही है, उसे लगता प्यार के मेले उसके लिए नहीं लगी। सुमिता की दशा उस बच्चे जैसे हो गई जो मेला ख़त्म होने के बाद खाली डिब्बों में कुछ ढूंढता है और फिर कुछ ना मिलने पर डब्बे पर गुस्सा निकालता है। लेकिन सुमिता नहीं जानती कि वह रूठे तो किस से, गुस्सा निकाले तो किस पर। इन रिश्तों पर गुस्सा करे जिन्हें आँख बंद करके ढोए जा रही है, और रिश्तों के भविष्य की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। नहीं, अपने बारे में उसे खुद ही सोचना होगा। बहुत सोचने के बाद समझ आया कि उसे यह जगह ही छोड़ देनी चाहिए, यानी दूसरी जगह नौकरी ढूंढनी चाहिए, पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बीए करने के ही बाद सरकारी विभाग में नौकरी की अर्जी दी। 2 साल में नंबर आया और वह भी दिल्ली में। खुश थी वह, बहुत खुश थी कि इस घुटन से छुटकारा मिलेगा। अब उसका अपना आसमान होगा। पंख अपने हैं तो उड़ान भी मनमाफिक होगी। इस मन पर तो अपना अधिकार है। अब वह एकदम आज़ाद है, कहीं किसी की रोक टोक नहीं। दिल्ली के ऑफिस में उसी के शहर की एक लड़की राखी से जल्दी दोस्ती हो गई। राखी ने अपने ही पीजी में उसे जगह भी दिला दी। जल्द ही उसने नए परिवेश को अपना लिया और नए परिवेश ने भी उसे अपनाने में देर ना की। इसी बीच मेट्रो ट्रेन में आशीष से परिचय हुआ था। सुमिता आशीष से मिलकर खुश थी। सूखी धरती पर प्यार की बूंदें पड़ती रही। प्यार की इस बारिश ने मन को इतना भिगोया कि वहाँ प्यार की नदी बहने लगी। आशीष के चेहरे पर मासूम सी गंभीरता थी। वह कम बोलता था। सबसे बड़ी बात थी कि वह स्त्री पुरुष के बीच खींची हुई लक्ष्मण रेखा को बखूबी पहचानता था। दोनों खूब मिले, हर दिन मिले, और फिर दोस्ती लंबी होती गई। पिछले खोए प्यार की कहानी भी आशीष से शेयर की थी सुमिता ने, पर संभल कर। इतने लंबे समय ने सुमिता को खूब मांझा है और पीड़ा ने वयस्क बना दिया। अब वह पहले वाली सुमिता न रही। आगे कुछ भी कदम उठाने से पहले खूब ठोक बजा कर देख लेगी। आशीष के घर का पता उसकी सहेली राखी ने ला कर दिया था। राखी ने ही बताया आशीष तलाकशुदा है। मुझे पता है राखी, मुझे यह भी पता है कि आशीष का परिवार मध्यवर्गीय है, पर हमारा परिवार भी कौन सा अमीर परिवारों में आता है। बस आशीष की पत्नी से एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उसी के मुंह से सारी कहानी साफ साफ और सच क्या है सुनना चाहती हूँ। जानती हूँ सब मुश्किल है, पर राखी यह ज़रूरी है। राखी को सुमिता की बात ठीक लगी। आशीष की पूर्व पत्नी से मिलकर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। खाली आशीष का यह कहना कि मैं तलाकशुदा हूँ काफ़ी नहीं। जल्द ही आशीष की पूर्व पत्नी का नाम, पता, कहाँ काम करती है और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ राखी ने पता कर लिया।
साथ ही आशीष के बारे में भी सारी डिटेल पता कर ली। आशीष भी राखी के आसपास ही रहता है। राखी ने सुमिता को समझाया था, देख मैं यहाँ 10 सालों से हूँ। दिल्ली और मुंबई के कल्चर में बहुत अंतर है। सब ठीक ठाक लगे तो शादी के लिए हाँ कहने से पहले एक बार आशीष के घर वालों से ज़रूर मिल लेना। हाँ यह सही है। आशीष की पत्नी का नाम नीलिमा है। एक रोज़ सुमिता ने उसका नंबर मिलाया। आप नीलिमा बोल रही हैं? हाँ, उधर से जवाब आया। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? ज़रूर, पर आपका नाम? मैं सुमिता हूँ। कोई ख़ास काम है क्या? नीलिमा ने पूछा। वह तो मिलकर ही बताऊंगी, सुमिता ने धीरे से कहा। ठीक है, मिलते हैं। कहाँ? मेरा ऑफिस नेहरू प्लेस में है, वही मैकडॉनल्ड में। ठीक है, आज ही शाम 6 बजे आती हूँ। ठीक है। बिना किसी लाग लपेट के सुमिता असली मुद्दे पर आ गई थी। मैं आपसे आशीष के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। कौन आशीष? आपके एक्स हस्बैंड आशीष। ओह, नीलिमा शायद इस प्रश्न के लिए तैयार ना थी, फिर भी कुछ सोचने लगी कि ऐसे प्रश्नों का सामना तो उसे करना ही था एक ना एक दिन। जब तलाक लिया है तो उससे जुड़े प्रश्नों से डरना कैसा? फिर बोली, आप बोलिए, क्या जानना चाहती हैं? आप गुस्सा तो नहीं होंगी? सुमिता ने बड़ी हिम्मत करके कहा। वह उसके मूड को समझना चाहती थी। नहीं, कतई नहीं। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? वैसे आशीष से शादी करना चाहती है तो उसके तलाक वगैरह के बारे में जानना तो ज़रूरी है। सुमिता अवाक सी उसके चेहरे को ताक रही थी। सुमिता ने देखा वह सामान्य होने का प्रयास कर रही है। उसने कुछ रुक कर सामने रखे गिलास से पानी पिया, फिर बोली, कहूँ क्या? सच कहूँ तो प्रेमी का पति बन जाना एक हादसा है, और यह हादसा बहुतों के साथ होता है। यह हादसा शायद तुम्हारे जीवन में भी होने वाला है। मेरे साथ भी ऐसा खूबसूरत हादसा हो चुका है। वैसे शादी से पहले मैं इसे हादसा नहीं मानती थी, बल्कि 2 समझदार लोगों की प्यारी सी सोच का प्यारा सा परिणाम मानती थी। पर उसे हादसा बनाना हमारे हाथों में है, इसीलिए यह दुखद हादसा बन गया। कहानी कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बताती हूँ। हमारा रिश्ता टूटने के कई कारण थे। नीलिमा ने बिना किसी भूमिका के असली बात कहने को सोची। हमारे बीच हुए झगड़े में कौन कहाँ गलत था आज भी समझ से परे है। मैं कहाँ गलत थी ये सब मुझे अब समझ में आया है। मैं कहूँ कि झगड़े का कारण केवल आशीष तो थे नहीं, तो यह सही नहीं। सुमिता चुपचाप नीलिमा का चेहरा देख रही थी कि कैसी औरत है, सबसे पहले अपनी ही कमियां गिना रही है। ऐसा तो कोई नहीं करता, और वह भी ऐसे रिश्ते में। यानी आगे यह जो बताएगी वह सब सच ही होगा, कुछ भी थोपा हुआ नहीं होगा। यहाँ सुमिता यही सच सुनने तो आई है। राखी ने यही तो उसे समझाया था। सुमिता, नीलिमा को पूरा मौका देना कि वह बोल सके। सारी बातें उसी के मुंह से कहलवाने का प्रयत्न करना। समझो तुम सिर्फ एक श्रोता हो, सच जानकर ही तुम सही निर्णय ले सकोगी। सुना है आशीष आजकल ज़्यादा पीने लगे हैं, यहाँ तक कि अपना आपा तक खो देता है। तुम तो सब जानती होगी। यानी नीलिमा आशीष के बारे में सब जानती है, यानी आशीष के संपर्क में है। चुप थी सुमिता। इस तरह के प्रश्न की आशा भी न थी। नीलिमा ने सुमिता के आगे अतीत खोल दिया। सच कहूँ तो आशीष पहले ऐसा ना था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आज भी उसका प्यार और दोस्ती नहीं भूलती हूँ। हम दोनों के परिवार बिल्कुल साधारण थे। मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मेरे मम्मी पापा और छोटा भाई, जबकि उसके परिवार में 3 बहनें, आशीष और उसके मम्मी पापा। तीनों बहनें आशीष से छोटी हैं। घर में आशीष ही कमाता है। पापा तो रिटायर हैं और ज़्यादातर बीमार रहते हैं। आशीष की तनख्वाह भी कुछ खास नहीं थी। जब उससे मेरी दोस्ती हुई और 2 साल तक रही तो मैं चाहती थी आशीष शादी के लिए हाँ कर दे, पर आशीष की माँ का कहना था कि पहले तेरी बहनों की शादी हो जाए, फिर तुम शादी करना। इसके विपरीत
मैं आशीष पर दबाव डाल रही थी कि तुमसे विवाह नहीं किया तो पापा मेरा विवाह कहीं और कर देंगे। आशीष ने मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए और हमने कोर्ट में शादी कर ली। आशीष के मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा। जहाँ तक परिवार का संबंध था तो मैंने सोचा था मैं उन्हें संभाल लूँगी, किंतु मेरी सोच और प्रयास सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। धीरे धीरे रिश्तों के बर्तन बजने लगे। मैं परिवार से कटती गई और परिवारजन मुझसे दूर होते गए। नीलिमा को सुमिता बड़े ध्यान से सुन रही थी। लेकिन आपकी सोच तो झूठी बन गई। आपने तो कहा था आप सब कुछ संभाल लेंगी। सुमिता, ऐसा ही होता है। हम जिस रास्ते को दूर से देखते हैं उसकी दूरहता का एहसास तब होता है जब हम उस पर चलते हैं। किसी परिवार को अपनाने के लिए पति से जुड़े लोगों के प्रति त्याग और समर्पण बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सब्र और समझदारी चाहिए। एक बात है, आप तो इस परिवार को बहुत समय से जानती थी, उनके साथ पहले से खूब घुल मिल गई थी, फिर यह चूक कैसे हो गई? सुमिता ना चाहते हुए भी प्रश्न कर बैठी। चुप थी नीलिमा, शायद कुछ सोच रही थी। फिर बोली, शायद मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं सिर्फ आशीष को अपने साथ देखना चाहती थी, जबकि आशीष अपने साथ पूरे परिवार को ले, जिसकी परिवार को अपेक्षा थी और यह उस परिवार का अधिकार भी था। सुमिता ने देखा नीलिमा का चेहरा बेहद मायूस हो गया था। मैं हर वह जतन करती जिससे आशीष अपने परिवार से दूर हो सके। वह बोलती जा रही थी और सुमिता को दुख भरी कहानी कहीं कचोट रही थी कि क्या पता उसे भी ऐसा कुछ देखना पड़े। परिवार की अपेक्षाएं तो नहीं बदलती। नहीं, वह ऐसी स्थिति कभी आने ही नहीं देगी। अब तो छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे बीच झगड़े होने लगे। मेरी जिद थी या तो हम दोनों अलग हो जाएं या फिर परिवार को छोड़ अलग किराए का घर लेकर रहें, पर हुआ वह जो नहीं होना चाहिए था। मेरी स्वार्थी सोच ने हमें कानून की उपसाला पर पहुंचा दिया। सुमिता ने देखा नीलिमा की आंखें नम हो गई थी। वह चुप थी, गला भर आया था। जानती है, फ्यूचर के लिए देखे सुंदर सपने सब कांच की तरह टूटते हैं तो कैसा लगता है। क्या तुम आशीष से प्यार करती हो? उसे अपनाना चाहती हो? सोच लो, नया जीवन है, चुनौतियों से भरा है। जानती हूँ मैं उसे प्यार करती हूँ, उसे अपनाना चाहती हूँ। सुमिता के स्वर में आत्मस्वीकृति थी। तो एक बात कहूँगी। कहो। सुमिता ने नीलिमा की तरफ देखा। मेरी माँ कहती थी ससुराल के सभी रिश्ते बाहर से बने रिश्ते होते हैं। इन्हें ओढ़ने के बाद इन्हें अपनाने के लिए न जाने कितने समझौते करने पड़ते हैं। यहाँ हर सदस्य को जोड़ने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को गांठ बांध लो। नीलिमा ने दृढ़ता से कहा। तुम एक समझदार और साहस स्त्री हो। आशीष के साथ जीवन शुरू करने का सूत्र तुम्हें दे दिया है। निर्णय तुम्हें ही लेना है। वैसे आशीष बहुत संजीदा व्यक्ति है। नीलिमा ने जो कुछ कहा था वह सुझाव के साथ सुलझा हुआ न्याय पक्ष था, एक स्त्री के लिए। सुमिता जा चुकी थी, किंतु नीलिमा इस मुलाकात के बाद अपने को अस्थिर महसूस कर रही थी। नीलिमा का घर जाने का मन नहीं कर रहा था। वह काफ़ी देर तक बैठी रही। आज उसे आशीष बार बार याद आ रहा था। तभी अचानक सामने टेबल पर नज़र पड़ी। सुमिता अपना मोबाइल भूल गई थी। जानती थी कि थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन ज़रूर आएगा, इसीलिए बैठी रही। कहीं आसपास ही होगी, शायद लेने आ जाए। वही थोड़ी देर पहले ही मुलाकात के बारे में सोच रही थी। आशीष सुमिता से कुछ दिन बाद जुड़ने वाला है। फ़ोन करके बता तो सकता था। इसी बहाने पूछ लेती कैसे हो, शादी करने जा रहे हो, बधाई हो। अम्मा को पता लगेगा तो ज़रूर कहेंगी कि अरे कहाँ से यह सुमिता पकड़ लाया रे। इससे तो हमारी नीलिमा क्या बुरी थी। बेशक थोड़ी गुस्सैल है तो क्या हुआ, इतने झंझटों में तो मैं भी उबल पड़ती हूँ। मैं भी तो तेरे पापा से झगड़ पड़ती हूँ, तब तो कुछ नहीं कहता। देखा नहीं घर के कामों में कितनी एक्सपर्ट है हमारी नीलिमा। प्रीति और नेहा, काजल तो उसे ज़रूर याद करती होंगी। भाभी हमेशा हमारा होमवर्क कराती थी। अम्मा प्यार में कह देती थी कि अरे लड़कियों अब छोड़ो,
सारा दिमाग खा कर दम लेंगी। परीक्षा के समय भाभी पूरी पूरी रात चाय बना कर देती थी, खुद भी जागती थी हमें पढ़ाने के लिए। ये सब ज़रूर याद करती होंगी। बताओ भला कोई ऐसा करेगा? कहना ना भूलती होंगी, जो भी हो भाभी जैसा कोई नहीं। हंसती खिलखिलाती लड़कियों के चेहरे आज भी नहीं भूली है नीलिमा। आज भी तीनों के लिए कितना प्यार उमड़ता है। यह सब बात सुमीता को बताना बेकार है, वह क्या समझेगी। इस सब से इतर घर मायके पड़ोस के लोगों को जब पता लगा नीलिमा का तलाक हो गया है तो कईयों ने कहा 3-3 लड़कियों का बोझ, बाप रे, आसान नहीं है ऐसी ससुराल में निभाना। घबरा गई होगी बेचारी, तभी तो घर छोड़कर आ गई। कईयों ने तो यह भी कहा था कि आजकल की लड़कियों को तो छोटी फैमिली चाहिए। बहुत कुछ सुना था नीलिमा ने, तंजों से आजीज आ गई थी वह। समझ नहीं आता कि क्या करे, कहाँ जाए। बस एक माँ थी जिनके आंसू नहीं रुकते थे। बेटी, रिश्ते हमेशा समझौतों के नींव पर टिकते हैं, चाहे आज हो या कल। यह बात एकदम अटल सत्य है। वापस चली जाओ। आज भी सब याद आता है तो कई बार मन डूबने लगता है। यही सोच सूत्र तो सुमिता को पकड़ाया है। खुश रहना, अपने को वहाँ जमाना। तो रिश्तों की मजबूती ज़रूरी है, यानी तुम्हें झुकना पड़ेगा। मगर यह बात है तो मैं क्यों नहीं झुकी? आज सुमिता को समझा रही हूँ तो खुद भी तो झुक सकती थी। सीधी सी बात, छोटी सी बात मुझे क्यों नहीं समझ आई? मैं यही चूक गई। भारी मन से घर आ गई थी, परंतु सोच ने पीछा ना छोड़ा। सच यह है कि अब सुमिता से मिलकर उसे पछतावा हो रहा था। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मन में कोई उत्साह, ना उमंग, ना कोई अपना कहने वाला है। अपना आत्मीय भी कोई नहीं है। उधर कुछ समय बाद सुमिता के पास सब कुछ होगा जो कभी उसका था। आशीष भी, वह घर भी। शायद लोग इसे ही सौतिया डाह कहते हैं। तो वह क्या करें? क्या वापस उस घर में जा सकती है? मन ने फौरन कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है। अरे एक फ़ोन ही तो करना है आशीष को। याद है तलाक का निर्णय सुनने के बाद आशीष ने उसे रोक कर कहा था कि नीलिमा, तलाक का निर्णय तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो लौट आना। तो क्या वह आशीष के पास लौट जाए? दूसरे दिन सुबह नीलिमा देर से उठी। सुबह क्या, दोपहर हो गई थी। बड़ी देर तक अलसाई सी बिस्तर पर पड़ी सोचती रही तो आशीष के साथ मेरी जगह कोई और होगा। नहीं, वह आज भी आशीष से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। आशीष भी मुझे खासा मिस करता होगा। सुमिता से जुड़ना उसके अकेलेपन को ख़त्म करने का बेमानी सच है, जिसे सिर्फ आशीष जानता है। यह मुझे पता है। 2 दिन बीत गए, सुमिता का फ़ोन नहीं आया तो नीलिमा ने खुद फ़ोन किया। सुमिता, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास रह गया है, आकर ले जाओ। पता है, मेरे पास एक और फ़ोन है, उससे काम चल रहा है। आज शाम को आती हूँ। मैं सोच रही थी कि आपसे मिल लूँ। ठीक है, शाम को 6 बजे मिलते हैं। नीलिमा ने महसूस किया सुमिता के स्वर में अतिरिक्त उल्लास था। फ़ोन करने के बाद नीलिमा हिम्मत बटोर रही थी कि कैसे बताऊंगी सब, सुनकर उसका क्या रिएक्शन होगा। छोड़ो, सब देखा जाएगा, अभी से क्या सोचना। बस निर्णय पर अटल है वह। शाम को नीलिमा मैकडॉनल्ड में बैठी थी, तभी सुमिता ने प्रवेश किया। उसका खिला चेहरा बता रहा था कि वह खुश है। हाय सुमिता, नीलिमा मुस्कुराई। हाय, कुछ मंगाए? शायद इस मुलाकात को सुमिता सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर नीलिमा ने ना कह दी। फिर पर्स से फ़ोन निकालकर सुमिता की ओर बढ़ाया। थैंक्स कहकर सुमिता आगे बोलने ही वाली थी कि नीलिमा बीच में ही बोल उठी। सुमिता, फ़ोन देने के बहाने से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मगर मुझे कुछ और भी बताना था। क्या? मैंने आशीष के पास वापस जाने का निश्चय कर लिया है। सुमिता जैसे सोते से जागी। नीलिमा की आंखें उसके चेहरों पर गड़ी थी। कभी कभी शब्द भी कितने लाचार और निरीह ही लगते हैं। नीलिमा सोच रही थी, मगर कहना तो था ही। यूँ भी किसी को अंधेरे में रखना उसके लिए नामुमकिन है।
दुनिया में दुख बांटने वाले बहुत हैं, पर आपस में सुख बांटने वाले कम होते हैं। सच स्वीकार कर किसी के आगे कह देना दीर्घकाल में सुखदायी होता है। मन की बात कहने के बाद सुमिता का चेहरा देखा। अथक पीड़ा थी वहाँ। रुके आंसू अब गिरे कि अब नीलिमा सुमिता को देख नहीं पा रही थी। मुँह घुमा लिया। सुमिता, वह तो सन्न थी। लगा जैसे किसी ने उसके हाथों से अमृत कलश छीन लिया। एक बार, 2 बार, यह तो तीसरी बार भी। और कितनी बार? इस बार तो उसने पूरी सावधानी बरती थी। फिर भी हाथ में फ़ोन पकड़े मैकडॉनल्ड से बाहर आ गई। आंखें आसमान की तरफ उठी थीं। वहाँ तो ढेरों बादल थे। शायद आंधी आने वाली थी। पूरे आसमान में सिर्फ एक ही परीक्षा, वह भी तेज़ हवा की झोंकों से अपने आप को बचाने का असफल प्रयास कर रहा था। लगा जैसे खुद सुमिता है, विवश हो छटपटा रही थी। 1 हफ्ते बाद नीलिमा को एक ईमेल मिला। नीलिमा, वापसी मुबारक। तुमने सही निर्णय लिया। तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत संवेदनशील और भावुक हो गई थी, लेकिन जल्द ही मुझे विश्वास हो गया कि आशीष और तुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि मेरा प्यार उसके पास संग में भी नहीं था। सच कहूँ, आशीष ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। वह मुझसे हमदर्दी रखता था, जिसे मैंने अब महसूस किया है। सच में वह तुम्हें छोड़कर किसी से भी प्यार नहीं कर पाएगा। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को अपना प्यार वापस मिल गया। मैं तुम दोनों को इस जीवन में कभी खोना नहीं चाहती। तुमने मुझे भविष्य के लिए जो टिप्स दिए हैं, वैसे तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं दिए। उत्तर ज़रूर देना, सुमिता। पढ़कर नीलिमा मुस्कुरा दी और फिर उसी वक्त उत्तर दे दिया। सुमिता, घर वापसी का क्रेडिट तुम्हें देती हूँ। इस वक्त मैं आशीष के घर पर हूँ। आशीष मेरे हाथ की बनी चाय पी रहा है। कबूल कबूल, दोस्ती 1000 बार कबूल। हम जल्दी मिलेंगे। तुम्हारे दोस्त नीलिमा व आशीष। सुमिता बहुत खुश थी कि चलो कम से कम उसके जरिए ही 2 लोगों की ज़िंदगी में बाहर आ गई। अब इस घटना को नियति का इशारा समझे या कुछ और, लेकिन उसी शाम माँ का फ़ोन उसे मुंबई से आया कि उनके पास एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का और उसके परिवार वालों को सुमिता बहुत पसंद आ गई है और अभी वे राधा से कहकर उसे भी लड़के की फ़ोटो भेज दी है। सुमिता को तो जैसे विश्वास नहीं हो रहा था माँ का उसके लिए प्यार देखकर। वैसे माँ की भी अपनी मजबूरी थी। वे दिल की बुरी नहीं थी। अपनी सुमिता की फ़िक्र उन्हें भी थी। सुमिता को भी लड़का पसंद आया। दोनों तरफ से बात पक्की हो गई। 6 महीने बाद सुमिता ने अपना ट्रांसफ़र मुंबई करवा लिया। 12 नवंबर की तारीख है शादी की। सुमिता वेड्स अक्षय। भले ही ठोकरों से सामना हुआ था उसका अतीत में, सुमिता ने जितना सपने में भी नहीं सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा ही नियति ने उसे दे दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।